एवरीवन, हमने कल क्या किया था, जो थ्योरम्स थी वो पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि डी है जो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, डी बाई डी एक्स के लिए, यानी कि डिफरेंशिएशन की जो हम सिंबल देते हैं उसको नोटेशन देते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और कल हमने ये पढ़ा था रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इस तरीके से हैं तो उनके कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकालते हैं। आज हम करते हैं ये एग्जाम्पल सॉल्व। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, ये बात इन्होंने बोल दी। देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई लैम्डा x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y2 प्लस a1 y1 प्लस a2 y इज इक्वल टू 0 वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये बात आपको बोली है। तो अब ये देखो, ये वाली आपकी क्या है, इक्वेशन दी गई है, तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, अब इसको साइड करते हैं। देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, y2 प्लस a1 y1 प्लस a2 y इज इक्वल टू 0। ये मान लिया आपने, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो ये y2 y1 लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, क्या लिखते हैं, ये जो आपका y2 है ये क्या है, इसका यही मतलब है ना कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1 dy बाई डी एक्स प्लस a2y इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, d2 डी एक्स स्क्वायर और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, y फंक्शन के ऊपर, प्लस a1 और ये है आपका d बाई डी एक्स, इसको किसके अप्लाई ऊपर कर रहे हैं, y के ऊपर कर रहे हैं, और ये आपका है ही a2y इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू वाई a1, और इसको क्या लिख सकते हो, d और y प्लस a2y इज इक्वल टू 0। y आप इन सब में से कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आपका, d2 प्लस a1d प्लस a2, और y आपने फंक्शन है जो आपका वो कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बन गई क्या, आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो यही तो होती है, आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। और आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखी थी। देखो, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू 0, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। इसको साइड करते हैं। और जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपकी, लैम्डा स्क्वायर a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या बोलते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जो आपके रूट हैं वो क्या हैं, आपके रूट रियल हैं, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इक्वल हैं। तो हमने मान लिया कि जो लैम्डा है ये एक रूट है, क्या है, लैम्डा रूट है। तो अगर ये लैम्डा इसका रूट है तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को फिर डी माइनस लैम्डा, और दूसरी भी इक्वेशन यही है क्योंकि रूट इक्वल दे रखे हैं, डी माइनस लैम्डा और y आपका है इज इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि लैम्डा डी माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, आपकी ये वाली जो वैल्यू है, या फिर आप इनमें से कोई एक लगा लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, जो आपका डी माइनस लैम्डा और y है इसको आप क्या मान लो, आप इसको v मान लोगे और इसको नंबरिंग दे दोगे इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, आपने इसको v माना। अब आप क्या करोगे, आपको जब ये दिया गया है तो आप इसको अंदर ले आओगे, आप y को इसके अंदर लेके आओगे तो क्या बन गया, dy माइनस लेमडा वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम d को क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, फंक्शन हमारा y है माइनस लेमडा वाई और इज इक्वल टू 0। अब तक तो ये v है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को, तो क्या बन गया, नहीं y नहीं है ये, एक मिनट, देखो क्या था, हमने क्या पुट किया था, इसको v पुट किया था ना हमने, ये क्रॉस करो आप, ये मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। आप इस वाली चीज़ को पुट कर रहे हो, मान लो कि आप ये जो आपका इतने वाली टर्म है ना, इसको आप y क्या पुट कर रहे हो, देखो इसके बाद इस स्टेप को लिखो फिर से, कि हमने पुट किया d माइनस लेमडा वाई, इसको हमने क्या पुट किया v। तो अब जब हम इस चीज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, d माइनस लेमडा हमारा एज इट इज़ है, और जो ये वाली टर्म बची हुई है इसको हमने क्या लिखा है, v माना है, और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके इक्वल में तो 0 ही था। अब देखो क्या करोगे आप, ये अंदर आ जाएगा, डी वी माइनस लेमडा वी इज इक्वल टू 0, आपका ये है ही, और आप d को किससे रिप्लेस करोगे, d बाई डी एक्स लिख सकते हो आप इसको, ये आपका v माइनस लेमडा वी इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेके आओ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा v बन गया आपका। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, ये आपकी 4 है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, जो हमारा v डी वी बाई, पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो v को हम इसके नीचे लेके आएंगे और dx को उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारी टर्म क्या बन जाएंगी, डी वी बाई वी इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। ठीक है, अब आप इसका अब इंटीग्रेशन करो, अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, log v इज इक्वल टू लेमडा और x बन जाएगा, प्लस आप कोई भी जब कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो उसको लॉगरिथम की फॉर्म में कर लोगे। ठीक है, अब आप इसको इस साइड लेके आओ तो क्या बन जाएगा, log v माइनस log c इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ v बाई सी इज इक्वल टू लेमडा एक्स। हमें यहाँ से निकालना क्या है, बताओ क्या निकालना है हमें यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, लॉगरिथम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो log और e कैंसिल हो जाएंगे, एक साइड क्या बच गया v बाई सी और दूसरी साइड क्या बच गया e की पावर लेमडा, और x आपका है ही। ठीक है, तो अब c को इस साइड लेके आओ, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ई लेमडा x और आपका c। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, इसी में हमारा काम चल जाएगा। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी ये वाली वैल्यूज़ निकलाई, ये वाली चीज़ हमारी v इसके इक्वल आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, क्या लिख रहे थे हम इक्वेशन में, हमने जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कहाँ तक किया था, d माइनस लेमडा इंटू वाई और इज इक्वल टू किसके लिख रहे थे, v के, तो v की वैल्यू क्या है, c डॉट ई लेमडा और आपका x। ये आपका क्या आ गया, ये देखो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है क्या, ये आपकी लीनियर फॉर्म है, और ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उसमें IF निकालना सीखा था, तो वो कैसे निकलेगा, हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन बचा हुआ है ओके, उसको क्या लिखोगे आप, e और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा
dx ऐसे ही निकालते थे हम वहाँ पे IF। तो क्या बन गया e की पावर माइनस लेमडा dx का क्या बन गया x बन गया। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा इसके बाद, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जो हमारी इक्वेशन थी वो v डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन है ये e की पावर माइनस लेमडा x और इज इक्वल टू, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते टाइम हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन था वो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लेंगे, c इंटू ई लेमडा एक्स और e की पावर माइनस लेमडा एक्स जो हमने अभी निकाला था dx, और c1 हमने कोई अनदर कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका c dx इंटीग्रेशन और प्लस आपका c1 जो हमारा कांस्टेंट था। c आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, dx क्या बन गया आपका इंटीग्रेट होके x बन जाएगा और प्लस आपका ये c1 है ही। तो अब देखो ये पेज भी ख़त्म हो गया, कोई नहीं यहीं पे देख लो, तो एक दो लाइन ही बचती है शायद इसकी। कहाँ तक कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरी तरफ हमारा y बचा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस c1 और दूसरी साइड और इसके साथ ही हमारा क्या बचा हुआ है, ई लेमडा x बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये c1 तो है ही और ये हमारा c है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको एज इट इज छोड़ दो या फिर c1 c2 की फॉर्म में लिख लो। क्यों लिखेंगे c1 c2 की फॉर्म में, जब हमें बोला गया था कि जब सेम रूट होते हैं तो कैसे निकालते थे हम उसका सॉल्यूशन वाले देखो, ये देखो, अगर ये है रियल, टू रियल रूट आर इक्वल, हमारे दो इक्वल हैं तो हम इस तरीके से निकालते हैं c1 प्लस c2 x। ये आप हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना, ये हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला है जो यहाँ से, तो हम डायरेक्ट यही पुट करते हैं, ये हमारा y है और c1 प्लस c2 e की पावर m1 x, इतना ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें डिफरेंट वाली बात बोल ली नहीं गई है, इसके सिर्फ दो ही रूट है क्वेश्चन के हमारे, और दोनों ही बोला है कि इक्वल हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हम इसको c1 c2 के फॉर्म में लिख लेंगे। जो हमारा c है इसको हम लिख लेंगे c1, जो c1 है पहले इसको ही लिख लो, और प्लस x हमारा है ही और c2, और इनटू में जो हमारी ये टर्म बची हुई है ई लेमडा x। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक मिनट रुको, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ λ1 एंड λ2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब तक पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या बोला था कि रियल रूट हैं और इक्वल हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है, रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट रूट हैं, यानी कि अलग अलग हैं, ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमें दे रखी है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड y1 इज इक्वल टू ई लेमडा 1 x और y2 इज इक्वल टू ई लेमडा 2 x। ये क्या दे रखे हैं, इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। क्वेश्चन हमें कराया मिल गया है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है जो हमें यूजुअली दी जाती है, y इज इक्वल टू c1y प्लस c2 y2। इसी के थ्रू क्या है, हमें प्रूव क्या करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये निकलेगा, नहीं, इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, ये वाली हमें प्रूव करनी है, और ये बताना कि सॉल्यूशन जनरल है या नहीं है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है हमारी। सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखे तो इसी को लिख लेते हैं। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या दी गई है हमें, लेमडा स्क्वायर a1 लेमडा प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, और हमें इक्वेशन जो हमारे बाकी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है पता है क्या, इसमें मतलब बुक चाहे कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, जो हमें दे रखा ना एग्जैक्ट वही लिखते रहो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम अपनी मर्जी से उसमें क्वेश्चन में ये करते रहते हैं ना कि ये ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते रहते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इसके रूट हमें क्या दे रखे हैं, λ1 λ2 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि रियल है, एक आपका λ2 है, एक आपका λ1 है, एक आपका λ1 है और एक λ2 है। हमें बोल दिया कि दो रियल रूट है, ये मान लिए हमारे रियल रूट है। इन्होंने साथ में कंडीशन क्या दी है कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो इसका क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट है तो ये इक्वल नहीं है।
अब देखो हमें y1 क्या दिया गया है, e की पावर लैम्डा 1 x, और हमारा जो y2 है वो हमें क्या दिया गया है, e की पावर लैम्डा 2 और x दिया गया है। और ये दोनों क्या हैं, हमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब हमारी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को लिखेंगे हम। इक्वेशन क्या हमारी, ये वाली इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था फिर हम उसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। देखो क्या दे रखा है, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है। जब हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाएगी, इसको अगर हम लिखे डी की फॉर्म में तो d² y और प्लस a1 dy प्लस a2 y इज इक्वल टू 0। अब देखो अब हमें इसमें आके क्या करना है, देखो हमने इसमें तो लिया फंक्शन y, सारों में y है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फंक्शन कोई भी y1 लेके लिखेंगे, d2 y1 a1 dy1 प्लस a2 dy1, d नहीं आएगा इसमें, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा d2 d और कांस्टेंट टर्म ऐसे आते हैं। अगर हम सेम यही y2 के लिए लिखें, हम सिर्फ फंक्शन चेंज कर रहे हैं। ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पे बताती हूँ, जैसे हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, अगर y2 y1 इस तरीके से लिखा हुआ तो हम क्या मान रहे थे उसको कि ये d2y बाई dx² लिख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम यहाँ फंक्शन चेंज कर रहे हैं सिर्फ। ये डी वाली नोटेशन हमने ऑलरेडी दे रखी है। अब देखो अब आगे क्या करोगे, a1 डी आपका एज इट इज़, फंक्शन का फंक्शन चेंज करना है सिर्फ, a2 y2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इक्वेशन की नंबरिंग हमने करी ही नहीं। चलो ये अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 मान ली, ये 3 मान ली और ये हमारी 4 मान ली। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। ऐसा ही हमने एक थ्योरम में किया था ना, कि जो इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है और आपकी ये इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दे c1 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे c2 से। ऐसे ही हमने पहले भी किया था। तो अब जब हम इसको करेंगे और फिर क्या किया था, उन दोनों को ऐड कर दिया था। इसमें भी यही करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे c1 से और जो सॉरी जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, और फिर क्या करेंगे जो आंसर मिलेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें यही करना है। तो देखो क्या करते हैं हम, जो हमारा d2 है वो एज इट इज़, और c1 y1 प्लस क्या बन गया हमारा c2 y2 बन गया, c1 y1 c2 y2, ये हमारी d² वाली टर्म है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा a1 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है, हमारा d कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, c1 y1 फिर वही c2 y2। ध्यान आया, कुछ ऐसे ही कर रहे थे हम। फिर आगे क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कंप्लीट में से a2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर फिर वही c1 y1 c2 y2, c1 y1 और c2 y2। और इक्वेट किससे करवा रहे हैं, 0 से करवा रहे हैं। अब ये बताओ ये शो क्या कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है इक्वेशन का। ऐसे ही कर रहे थे हम, पीछे भी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था कि हमारी ये वाली जो चीज़ जो सारों में कॉमन होती है वो क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, d2y प्लस a1 dy प्लस a2y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। और हमारा y किसके इक्वल आया है, c1 y1 प्लस c2 y2, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो हमारा आंसर क्या, तो ये हमारी बात प्रूव हो गई। इस d को हम वापस से, हमारे देखो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में क्या बताया गया था, देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो फिर आपको समझ आ जाएगा। इफ़ λ1 λ2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रियल है रूट लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है। ये हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी है और क्या बोल रखा है कि y1 और y2 ये दो फंक्शन हैं, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन है। और तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो y इज इक्वल टू c1 y1 और c2 y2 है, ये जो हमारा निकला है c1 y1 और c2 y2, ये एक सॉल्यूशन है,
इज़ अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, किसका है, d2y/dx² प्लस a1dy/dx और a2y इज इक्वल टू 0। और हम पढ़ भी अब तक यही रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इसको, ये d है हमारा, ये d² है, हमने यही तो पढ़ा, ये इक्वेशन है और ये इसका एक सॉल्यूशन है, यही बात हमने बोली, ये बात हमने प्रूव कर दी, यही हमें प्रूव करने के लिए बोली गई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक चीज़ और वो रखी है इन्होंने, इज़ दिस सॉल्यूशन जनरल। जनरल सॉल्यूशन निकालते थे जब हमने बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, इस यूनिट मतलब इस बुक का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर किया था, और स्टार्टिंग वाले दिन जो मैंने बताया था उसमें क्या बताया था कि आपकी ऑर्डर और डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको सेटिस्फाइड करता है इस कंडीशन को। ये कितने, इस इक्वेशन का जो आपका ऑर्डर है वो क्या है, 2 ऑर्डर की है ये, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, a1 a2, यानी कि हमारा इस इक्वेशन का ऑर्डर और क्या, हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये बात ठीक है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले दिन कॉलेज में जब पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था। मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ें बताई थी, ऑर्डर, डिग्री, और जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, और जो आपके 2 बाकी बचे हुए थे, क्या क्या थे वो, कौन कौन से बचे हुए थे, एक तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन जिसमें इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और दूसरा क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू देता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या था, बताओ क्या था, कि जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है। आया कुछ ध्यान, आ गया ना। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमारा ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब कहाँ गई बुक, ये देखो इक्वेशन एग्जांपल नंबर आपका 3। क्या दे रखा आपको, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दी और बोला है कि इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, क्या मेथड होता है हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का, एक बार इक्वेशन नोट कर लो। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इक्वेशन लिखो एक बार, 2d³ dx² माइनस ऑफ 7d2y/dx² और क्या है प्लस 7dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हटाओ बुक को साइड। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दे रखी है, हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, बताओ, डी की फॉर्म में लिखेंगे। 2 ये क्या लिखोगे, d³ और आपका y माइनस 7d² y प्लस 7d y और 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, y को कॉमन लोगे, क्या बच गया फिर, 2d³ माइनस 7d² प्लस 7d माइनस 2, और हमारा y जो फंक्शन है वो कॉमन आ गया और इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये वाली जो चीज़ है, ये क्या हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखो, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी है, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, लिखो, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है, अरे क्या कर दिया, 2d³ माइनस 7d² प्लस 7d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सोल्व करते क्या करते हैं कि एक बार इसकी जगह 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करके देखते हैं तो ये -2 बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे। अगर डी की जगह 1 पुट करके देखते हैं तो 2 - 7 + 7 - 2 सारे कट हो गए, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जो d - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू हमारी 1 निकली थी, तो ये जो हमारा है d - 1 है, ये एक रूट है। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दोगे, क्या लिखोगे, d - 1। जब आप इसको ओपन करोगे इक्वेशन को तो क्या बनती है, आपका जो क्वोशंट बचता है वो क्या बचता है, d - 2
एक तो D-1 हो गया, एक D-2 हो गया, और क्या बचेगा, दूसरा बचेगा 2 और ठीक है 2D-1, ये रुक नहीं रहा अब भाई, इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, और ऐसी बन जाएगी तो आपके अब ये बताओ कि D की वैल्यू क्या क्या आई आपकी, एक तो 1 आ गई, एक 2 आ गई, और एक 1/2 आ गई। तो हमें क्या पता चला कि 3 रियल रूट निकले। क्या निकले? 3 रियल रूट है हमारे, और तीनों के तीनों ही अलग हैं, ऑल आर डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, जब तीन रूट निकले हैं, तीनों ही अलग हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर क्या बन गया 2x बन जाएगा। और ये आपका कांस्टेंट नंबर 3 क्योंकि 3 रूट निकले हुए हैं C3 और e x/2। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कितने हो गए, 3 हो गए। अब फोर्थ देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। ये मैं आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो ये वो 3 डिग्री की थी, ये 4 की है। इक्वेशन दे रखी है, डी की फॉर्म में ली, वाई जो आपका फंक्शन है वो कॉमन निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऐसे ही आपने एक रूट निकाल लिया। एक रूट निकालने के बाद आपकी ये बच गया, आपके 4 रूट निकल गए। क्या क्या निकले, -1 और 4। आपके 3 सेम है तो क्या करोगे, वही हमने पहले पढ़ा था ना, C1 + C2 + C3। एक वाले में x कुछ है ही नहीं, अगले वाले में x, फिर x की एक पावर थी, और जो हमारा फंक्शन क्या बचता है e की पावर -x, और C4 क्योंकि 1 2 3 ये 3 तो सेम थे तो तीनों अंदर लिखे गए। और अब क्या लिखोगे, C4 e4x, क्योंकि ये 4 है तो x के साथ आपका 4 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो पढ़ के। ये तो बिल्कुल ही ईजी दिखा रखा है इन्होंने, पर इसमें एक चीज़ है जो हमने इमेजिनरी पार्ट वाली पढ़ी थी ना। चलिए चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सा करना है इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। लिखो क्या है, D4 + 5D² + 6, और आपका फंक्शन y दे रखा है और इज इक्वल टू 0 दे रखा है। बुक को करो साइड। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन में जो ये वाली चीज़ है ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो इसको लिखो D4 + 5D² + 6, 0 से इक्वेट करवाओ। जो आपके रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये आपके बनेंगे, ये 4 है तो 2 बन गया, 2 है तो फिर इसका, तो ये बन गया आपका D², और फिर 3 और 2 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो D2 + 3 और आपका D² + 2, यही बनेगा। अब D की वैल्यू बताओ आपकी क्या आ गई, ±√3 आयोटा। ऐसा क्यों, देखो D² = -3 हो गया। डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या ±√3 आएगी, और ये जो नेगेटिव साइन है इसके लिए हम आयोटा यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हम इसके लिए निकालें, ये तो इसकी थी और इसकी निकालेंगे तो क्या निकलेगी, D = √2 आयोटा और वही प्लस माइनस का साइन। तो आपके जो 2 पेयर बन गए कॉम्प्लेक्स रूट के, पहले वाले तो आपके रियल रूट होते थे, और ये क्या आपके कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। ये दोनों आपके हो गए, तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या निकलता है, y = C1 cos of √3x + C2 sin √3x। ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। अब आप किसकी करोगे, अब C3 निकालोगे भाई, फिर अब ये cos 2x + C4 sin √2 आपका x है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। मेन चीज़ बच्चा क्या है, आपको देखना क्या है, देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि डी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हमें फैक्टर बनाने आने चाहिए। और अगर इस तरीके से हमारे रियल और डिफरेंट आ गया तो ये वाली चीज़ लिखनी है। कंप्लीट सॉल्यूशन में आप ये लिखोगे। ये सिर्फ चेंज क्या होता है आपका, जो बाकी जो आपके रूट बचते हैं ना, वो ये यहाँ लिखे जाते हैं, M1 M2 M3 आपके रूट हैं सारे के सारे। अगर 2 रियल रूट इक्वल हैं, बाकी डिफरेंट हैं। अब 3 रूट रियल हो या कितने भी हो, मतलब इक्वल हो, जो रियल और इक्वल हो वो कितने भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, C1 C2 C3 कहीं तक भी गिनती हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बचेगा उसको हम पीछे लिख देंगे, अगर नहीं बचेगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इमेजनरी के लिए आप क्या करते हो, C1 EAX कोस, और आपका जो ये अंदर बचता है यही फिर आपका ऐसे। और
अगर आपका इस फॉर्म में निकले, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में निकले, तो क्या करोगे, अभी हमने जो किया है e की पावर ax, जो आपका c1 + c2x और c3 c4 आपका ये साइन वाला बच जाएगा। ठीक है, आपको मेन चीज़ ये है कि आपको ये करने आने चाहिए, आपको सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन डायरेक्ट यहीं से निकलेंगे। और अभी जो हमने क्वेश्चंस में यूज़ किया ना, ये जो मैंने आपके प्रीवियस क्लास में जो आपको बताया था, ये वाली चीज़ें जो मैंने पढ़ाई थी आपको, ये वाली चीज़ें थी सारी की सारी। वैसे आपका डायरेक्ट काम ये होता, आपको ये आने चाहिए, इनको डायरेक्ट यूज़ करना होता है आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वही है। अब क्या करोगे, डी की फॉर्म में लिखोगे और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलने के बाद आप रूट निकालोगे। रूट आप ये देखोगे आपके रूट क्या है, और जब आपने देखा कि आपके रूट इस फॉर्म में आ गए, तो आपका सॉल्यूशन क्या निकलता है, इस तरीके से निकलेगा। अगर आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनी थी, आपके डी की वैल्यू है 2 + -√3 आई, देखो ये वाली चीज़ आई आपकी। तो अब आप क्या करोगे, आपकी इस फॉर्म में आप अपना आंसर लिख, कहाँ गया, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 e 2 + √3। और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो, मैंने आपको बताया था ना cos h, जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, अभी आप साथ में नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ रहे हो, तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा। ये रहा, इस फॉर्म में भी आप इस आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, आपके दोनों मेथड दिखा रखे हैं इन्होंने, एग्जाम्पल में आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, समझे कुछ, ई की जो आपका रियल पार्ट होता है, ऐसे ही करते हो ना आप नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी तो यही करते हो, जो आपका रियल वाला पार्ट होता है उसको बाहर निकालते हो, और जो रूट वाला बचता है या फिर आयोटा वाली टर्म बचते हैं उसको अंदर लिखते हो। वही फिर c1 cos h थीटा है, ये आपका √3x प्लस ये कोस का है, ये साइन का है। फिर c2 आपने लिखा कांस्टेंट, और फिर ये नेगेटिव साइन दे के लिख दिया। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया इसमें, समझ गए। ठीक है, अब कर लेना इनको, और कहीं ये बोलो कि मैम टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं बचता, ये वो, ध्यान से पढ़ा करो तुम। 7th वाले में देखो, 7th भी यही है, इक्वेशन दे रखी है, इस तरीके से आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गई, और जब आपकी ये इक्वेशन निकली तो इस तरीके से आपके रूट निकल जाएंगे। ठीक है, डी की आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। डी की वैल्यू क्या है, ये आपके रूट निकला है, और जो आपके रूट निकले हैं वो क्या निकले हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकले हैं। ये आपकी एक टर्म है और ये आपकी आयोटा वाली टर्म है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट निकल गए। कॉम्प्लेक्स रूट वाला मैंने अभी बता दी, पिछले वाला था वो भी यही था। अब इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, इसमें लिखना चाहते तो हाइपरबोलिक वाले में लिख दो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बच्चा। आपको सिर्फ क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है, अगर नहीं आते तो मेरे को बताओ, जहाँ से आपको इशू है ना आप वहीं कमेंट कर दो, मैं आपको वहीं से फिर से बताऊँगी। पढ़ो, जितना पढ़ना है ना उतना पढ़ो, कोशिश करते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको नहीं आएगा, नहीं क्यों नहीं आएगा, हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमें भी ऐसा ही लगता था नहीं आएगा, लेकिन फिर अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आता है या नहीं आता। जहाँ आपको इशू है बताओ मुझे, कोई ये मानने की वो नहीं है कि ऐसे कमेंट करके पूछेंगे ख़राब लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब पूछो, ध्यान से पढ़ो, फोकस करो अपनी स्टडी पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करवाती हूँ आपकी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी एक्सरसाइज के भी, जैसे अभी एग्जाम्पल करवाए, पीछे थ्योरम करवाई थी, ऐसे ही आपकी ये भी करवाऊंगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजीली पढ़ना है, माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। बाय बाय, थैंक यू।